हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल बात किया था साइंस का, जो जीएस की साइंस की सीरीज़ चल रही थी, उस साइंस की सीरीज़ में हम लोगों ने जो कल बात किया था वो हमारा लेक्चर था लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हो चुका है। लाइसोसोम एक अगला कोशिकीय अंग आ रहा है, यानी एक कोशिकीय अंग के बारे में सवाल कई बार पूछा जाता है। तो उस कोशिकीय अंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट को कुछ लिख लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, इसमें अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंतःप्रदब्बी जालिका, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रदब्बी जालिका। फिलहाल खैर आजकल तो एग्जाम में इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है और इंग्लिश वर्जन में आजकल दिया भी रहता है, तो आप थोड़ा सा साइंस का टॉपिक है तो उस पर थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन का ही यूज करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चीज़ मैंने पहले बताया था कि इसमें साइंटिस्ट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, साइटोलॉजी खत्म होने के बाद पोषण, जिसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करूंगा। लेकिन तब तक हम लोग यहाँ तक इसको कवर करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि इसकी खोज किसने किया था। थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसकी खोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी खोज पहली बार 1945 में 45 में के आर पोर्टर ने किया था। ठीक है, तो एक चीज़ पहले पॉइंटर लिखवा देता हूँ, फिर इसके बाद डिटेल में बात करता हूँ। जैसे लाइसोसोम के बारे में बात किया था, अब यहाँ से अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। के आर पोर्टर ने इसकी खोज किया था। इसे कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है। अभी बात करूंगा क्या है ये अंतःकंकाल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एक पॉइंट आपका ये बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करता हूँ, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। इसे कोशिका का परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ से तो इसके बारे में बात कही जाती है कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी इसके बाद ही हमारा टॉपिक एक आएगा राइबोसोम। और अगर हम यहाँ से आगे बात करें तो हमारे पास एक बात आती है कि परिवहन तंत्र मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर आगे हम लोग बात करें तो इसे यह मुख्य इसके बाहर अगर बात किया जाए तो राइबोसोम पाया जाता है। ये बात करूंगा ये क्या है। ठीक, अगला पॉइंट यह अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मानव के आरबीसी में नहीं पाया जाता। ठीक, ध्यान रखिएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाता। दूसरी बात अगर हम आगे बात करें मेन पॉइंटर पे, तो एक तो निकल के आ रहा है कि आरबीसी में नहीं पाया जाता। अभी इसके बारे में बात करूंगा ये क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है यहाँ से। फिर हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो इसका कार्य के बारे में अगर बात किया जाए, इसका कार्य ही है कि ये क्या करता है, परिवहन तंत्र का काम करता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग।
अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो फिर से देखिए, ये जो हमारी कोशिका थी, ये कोशिका था हमारा, और कोशिका के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैंने कल ही बताया था कि कोशिका के अंदर सबसे बाहरी की बात अगर बात की जाए तो यहाँ पे केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों तरफ कुछ छुटपुट झिल्ली की आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये फिगर इसका आप थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिगर पे ही सवाल बनता है। ये ऐसे, ठीक। इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या था, केंद्रक। अब डिटेल में बात करूंगा यहाँ पे, ये हमारा क्या था, केंद्रक। इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है केंद्रक। और ये है आपका, यहाँ पे कुछ माचिस के तीली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर माचिस के आकार की संरचना पाई जाती है, और इसका जो नाम दिया जाता है, यही इसके अंदर पाया जाता है, क्या, राइबोसोम। थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। और ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक ER में नाम दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे बात करते हैं, इस पॉइंटर को लिख लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम होता है यस, एक नाम दिया जाता है, दो तरह की होती है, SER, और एक होती है RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ, यहाँ देखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये स्मूथ है, इधर जगह नहीं है, तो आगे बात करता हूँ फिर। अब देखिए, जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन सवाल अक्सर यहाँ से निकलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम बात करें, डिटेल में समझिएगा, पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, तो इसमें ज़्यादातर सवाल जो बनता है वो परिवहन तंत्र बनता है और अंतःकंकाल तंत्र। लेकिन क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर, उस साइटोप्लाज्म का जो पार्ट मैंने कल बताया था कि साइटोप्लाज्म भरा होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक कोशिकीय द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर और केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक के चारों तरफ कुछ छटपट झिल्ली के आकार की संरचना पाई जाती है। फिलहाल संरचना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कुछ झिल्ली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, कुछ केंद्रक से अटैच होता है और कुछ केंद्रक के बाहर भी। इस तरह से अगर बात करूं तो इस तरह से केंद्रक के बाहर पाया जाता है। ये जो बाहर केंद्रक के पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसी को कहा जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्म। स्पंज के आकार का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म जो होता है वो स्पंज, जिस तरह से सोखता होता है, ठीक उसी तरह से ये होता है। और इसका काम क्या है, आगे बात करूंगा। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर अगर बात किया जाए तो ये वाला पोर्शन जो आपका दिखाई दे रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसमें क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगला सवाल हम यहाँ से लें अगर, तो अब टॉपिक बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है, इसकी खोज 1945 में पहली बार किसने किया था, KR पोर्टर। बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जैसे लाइसोसोम की खोज कल बताया था, डी दुबे ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर ने किया था। ऐसे सभी टॉपिक में बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल साइंटिस्ट से आते हैं वो यही से आते हैं। तो एक तो पॉइंट याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने किया था पहली बार। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, कोशिका का कंकाल तंत्र, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसको जान लीजिए, क्योंकि पॉइंटर यहाँ बन रहा है। ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, इसका काम क्या है। देखिए, ये कोशिका के जो केंद्रक होता है, एक तो ये केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर होने के कारण पूरी तरह से केंद्रक को क्या देता है, सहारा प्रदान करता है। इंटरनल
या इंटरनल पार्ट, जो आपका सेल के जो इंटरनल पार्ट में केंद्रक है, इस केंद्रक को सही स्थान देता है, सही स्थान प्रोवाइड करता है। जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डियां काम करती हैं हमारे मांसपेशियों को और हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद करती हैं, ठीक उसी तरह से इस केंद्रक को सही जगह पे फिक्स करने के लिए, सही प्लेस प्रोवाइड करने के लिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ से लगा होता है। सपोज दैट एक केस लेता हूं, जैसे मान लीजिए अगर इस वाले पार्ट को हटा दूं, ठीक है, केंद्रक के इस वाले पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो ये खिसक कर या अन्य कोशिकीय अंग खिसक कर कहां चले जाएंगे, या तो ऊपर चले जाएंगे या फिर कहां चले जाएंगे, नीचे। इसीलिए अगर हम लोग यहां बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डियां काम करती हैं और हड्डियां हमारे शरीर की क्या है, अंतःकंकाल तंत्र, जबकि हमने बताया भी था उस समय पे और थोड़ी चर्चा मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि बाह्य कंकाल तंत्र, कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र फिर किसे कहा जाता है ये बता रहा हूं आपको। कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है बाहरी आवरण को। और बाहरी आवरण में अगर मैं बात करूं तो बाहरी आवरण में दो पार्ट निकाला था, एक था सेल वॉल, इसको हमने CW नाम दिया था, और एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल पौधों में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, तो पौधों की कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाएगा, पौधों की कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है सेल वॉल को। जबकि मानव शरीर या जंतुओं के शरीर की कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना बाहरी आवरण से। तो जैसे हमारे शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र नाखून, पॉइंट नोट करिएगा, नाखून, बाल हो गया, चमड़ी हो गया, ये सब क्या है, हमारे शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक उसी तरह से कोशिका में भी ये सभी कोशिकीय अंग पाए जाते हैं। तो कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र पौधे की कोशिका में अगर पूछे तो सेल वॉल को, जंतु कोशिका में पूछे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लेकिन जब भी सवाल यहाँ पूछे कि कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन के बेसिस में बात करूं तो ये केंद्रक को क्या देता है, स्थान प्रदान करता है। केंद्रक को क्या करता है, केंद्रक को सही स्पेस पे रखने में सहायता करता है। इस कारण से इसे कोशिका का अंतः कंकाल तंत्र या एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। तो यहां तक ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट का काम देखिए क्या है, परिवहन तंत्र का काम करता है। और परिवहन तंत्र के साथ साथ क्या देखिए, जैसे मान लीजिए राइबोसोम का थोड़ा सा काम समझिएगा, क्योंकि राइबोसोम आपका अगला टॉपिक आ रहा है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। और राइबोसोम जब हमने, मान लीजिए जब हम छोटे यूनिट के फॉर्म में कोई चीज खाते हैं, मान लीजिए हमने प्रोटीन खाया, केस लेता हूं, अगर प्रोटीन खाया कार्बोहाइड्रेट खाया, तो ये अपनी छोटी छोटी इकाई में टूटता है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं यहां से प्रोटीन की, तो प्रोटीन अगर हमने खाया तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड। याद रखिएगा अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड के फॉर्म में ये कण जाकर कहां स्टोर होता है, राइबोसोम में। और राइबोसोम को इसी कारण से कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अब ध्यान दीजिए, यहां जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम में जब प्रोटीन भरा हुआ है तो केंद्रक में जो मल्टीपल डिवीजन होता है, क्योंकि केंद्रक ही नई कोशिका का निर्माण करेगा और केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और जब केंद्रक नई कोशिका का निर्माण करेगा तो नई कोशिका के निर्माण करने में या टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में प्रोटीन सहायता करता है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के फॉर्म में जमा होता है, लेकिन यहां प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इस प्रोटीन को इसके माध्यम से क्या करता है, अंदर ले जाने का काम करता है। यानी केंद्रक में जो भी चीजें चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, जो भी चीज चाहिए, उस कोशिका को पूरा न्यूट्रिशन प्रदान करने, न्यूट्रिशन को पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करता है। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। याद रखिएगा। अब दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा काम ये कर रहा है कि जब कोशिका हानिकारक पदार्थ को निकालेगी या जो इन्वेस्ट पदार्थ रहेगा या कोई भी चीज को अगर वो निकालेगी, तो इसी के माध्यम से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और इस कारण से अगर देखा जाए तो खाद्य पदार्थों को अंदर पहुंचाना, यानी उपयोगी पदार्थों को अंदर पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इस कारण से इसे कहा जाता है कोशिका का परिवहन तंत्र कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि बस चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। परिवहन तंत्र का मतलब होता है यहाँ से इस चीज को पहुंचाना और इसको क्या करना, ले आना। यानी किस चीज को लाना है, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालेगा और जो उपयोगी पदार्थ होगा उसको क्या करेगा, ले आएगा। ये सवाल कई बार पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया कि कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहा जाता है। बिल्कुल आपका आंसर क्या आना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहां से अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार का, एक कोशिका एक केंद्रक के साथ जुड़ा होता है, एक केंद्रक के साथ जुड़ा दिखाई दे रहा है, जो इसका नाम दिया जाता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, जो बाहर पाया जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी सवाल निकालूंगा। यहाँ जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये वाला लाल वाला कलर का जो मैंने इंडिकेट किया है, क्योंकि स्पंज के आकार का होता है, इसको SER कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में ध्यान दीजिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछे कि राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम पाया जाता है, अगर ऑप्शन में दिया SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER दिया, मतलब इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाद एक ऑप्शन दिया आपके पास लाइसोसोम, और एक ऑप्शन आपके पास दिया राइबोसोम के साथ साथ एक ऑप्शन दिया सेल वॉल। तो यहां ध्यान रखिएगा ये किस में पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा RER में, क्योंकि राइबोसोम मुख्य रूप से, यहां क्वेश्चन था कि राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ इसीलिए केस के साथ साथ। तो RER में राइबोसोम उपस्थित होता है। कई बार सवाल यहाँ से पूछा है, क्योंकि लाइसोसोम में राइबोसोम पाया नहीं जाता, सेल वॉल में राइबोसोम पाया नहीं जाता, SER में राइबोसोम पाया नहीं जाता, तो पाया किस में जाता है, RER में। अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है, मानव की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBC होती है, उस RBC में एक्सेप्शनल है, कोशिका के सभी भाग में पाया जाएगा, लेकिन किसकी कोशिका में नहीं पाया जाएगा, RBC जो रेड ब्लड सेल्स हमारी होती है, लाल रुधिर कणिका जिसको आप बोलते हैं, उसमें मानव के RBC में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें ये नहीं पाया जाता, क्यों। अब आगे बात देखिए, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ आ रहा है कि और कहाँ नहीं पाया जाता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ाया था, जाके पुरानी वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ सवाल कई बार पूछा गया, नीली हरित शैवाल वायरस, और उसके साथ साथ बात किया जाए तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी नहीं पाया जाता। दूसरी बात किस में नहीं पाया जाता, नीली हरित शैवाल। तीसरी बात किस में नहीं पाया जाता है, ये वायरस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। तो जब भी सवाल आपसे पूछे कि मानव शरीर पर अगर बात करेगा तो RBC, अगर ऐसे सैंपल फॉर्म में पूछेगा तो क्या आंसर दिया रहेगा, कोई ना कोई आंसर आपके पास दिया रहेगा। इस कारण से अगर बात किया जाए तो ये एक तो RBC में नहीं पाया गया, दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया गया, और तीसरा कहाँ नहीं पाया जा रहा है, ये नीली हरित शैवाल। चूंकि नीली हरित शैवाल और वायरस दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। लेकिन पौधे और जंतुओं में पूर्णतः रूप से, अगर पौधे और जंतुओं की कोशिका की बात किया जाए, यानी प्लांट सेल में अगर बात किया जाए और जंतुओं की सेल में अगर बात किया जाए, तो यह पूर्णतः क्या होता है, विकसित अवस्था में पाया जाता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही टॉपिक आपका था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम लोग कल बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, और ये टॉपिक हम लोगों का क्या हो चुका है, छोटा सा था, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, बस बार बार याद रखिएगा इस चीज़ को। मैं लिखवा भी दिया, आपका वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, क्योंकि लगातार देख रहा हूँ, लगातार वीडियो की काफ़ी डिमांड आई है। तो अब NTPC में भी सवाल यहाँ से बनते हैं, तो मेन टारगेट हमारा NTPC का जो एग्ज़ाम लगा हुआ उसको रखा जाएगा, क्योंकि जो भी वीडियो होगी लगातार कंटिन्यू कर दूंगा मैं, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।